नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आम आदमी सरकार में किसानों पर पहली बार लाठीचार्ज, 9 किसानों की हालत गंभीर, मुआवजे की मांग पर नायब तहसीलदार और कर्मचारियों को बंधक बनाया। दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस को हराकर आई आम आदमी पार्टी की सरकार में पहली बार किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। इस दौरान 6 किसान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये किसान तबाह हो चुकी कपास की फसल के मुआवजे की मांग कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने लंबी के नायब तहसीलदार समेत अन्य स्टाफ को दफ्तर में बंधक बना लिया। इसके बाद पुलिस ने देर रात 12 बजे किसानों पर लाठीचार्ज कर नायब तहसीलदार और स्टाफ को छुड़ाया। पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज में 6 किसान घायल हो गए, उन्हें लंबी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं नायब तहसीलदार अर्जिंदर सिंह और स्टाफ के बाहर आने के बाद अब पूरे प्रदेश के तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब के स्कूल कॉलेज के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब पंजाब में स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों से कोई दूसरा काम नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के स्कूलों के शिक्षक और कॉलेजों के प्रोफेसर अब सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाने पर ध्यान देंगे। भगवंत मान ने एक कार्यक्रम में कहा कि स्कूल कॉलेज के शिक्षकों के सभी लंबित मुद्दों को जल्द सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त अवसर की जरूरत है। अगर इन्हें सुविधा मुहैया करवाई जाए तो ये हमारे देश और हमारे समाज के लिए आदर्श नागरिक बन सकते हैं। दोस्तों, भगवंत मान ने 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब से उन्होंने राज्य के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोषणाएं कर दी हैं। सबसे पहले उन्होंने पंजाब में 25,000 नौकरियों के लिए आवेदन लाने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन में बढ़े कोरोना के मामले, कई जगहों पर और कड़े हुए प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, चीन में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर देश के फाइनेंशियल हब संघाई में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जनसंख्या बहुल शहर संघाई में मंगलवार को लॉकडाउन का दूसरा दिन था। दोस्तों, इसके तहत प्रतिबंधों को और भी सख्त कर दिया गया। यहाँ के लोगों को कोरोना टेस्ट कराने तक घरों के भीतर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल यहाँ प्रतिदिन आने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,400 से अधिक हो गई है। दोस्तों, संघाई में फिलहाल 2 स्तरीय लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसके बाद यहां की करीब 2.5 करोड़ की आबादी अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गई। दोस्तों, लॉकडाउन के पहले दिन हुआंगपू के पूर्व में रहने वाले लोगों को उनके घरों के भीतर ही रहने के निर्देश दिए गए थे, जिनमें से अधिकतर को आसपास घूमने की इजाजत दी गई थी। वहां के 2 लोगों ने राइटर्स को बताया कि उनके पड़ोसियों से जानकारी मिली कि उन्हें अपने घर से बाहर नहीं जाना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी की जीत पर भास्कर से बोले प्रशांत किशोर, जीत की वजह सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं, ऐसा होता तो उसे 40% वोट ही क्यों आते। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर यानी कि वो शख्सियत जिनसे हर कोई चुनावी राय मशवरा नहीं कर सकता, बड़ी कीमत है इनकी। कहते हैं कि हाल ही के सालों में तकरीबन हर अहम दल की जीत हार में कोई ना कोई किरदार निभा चुके हैं वे। अब उनका कहना है कि केजरीवाल को केंद्र में भाजपा को टक्कर देने में 15 से 20 साल या उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। इनका अपना अर्थमेटिक है। दोस्तों, प्रशांत कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुल 27 लाख वोट मिले थे, जबकि देश जीतने के लिए 20 करोड़ या इससे ज्यादा वोट चाहिए। ये हैसियत कुछ सालों में हासिल नहीं की जा सकती। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने भास्कर से बातचीत में तमाम मसलों और मुद्दों पर खूब बातचीत की। यूपी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं है। यह कहना गलत है। 38% वोट पाकर अगर किसी को ऐसा लगता है कि पूरा देश उसके साथ है तो यह सही नहीं है, क्योंकि देश के 100 में से 38 लोग ही आपके साथ है। 62 लोगों के लिए तो महंगाई, बेरोजगारी ही बड़ा मुद्दा है। बस बात यह है कि उनके वोट बट रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 8 दिन में 7वीं बार बढ़े तेल के दाम,
कच्चे तेल की कीमत 5% गिरी, फिर भी पेट्रोल 80 पैसे तो डीजल 70 पैसे प्रति लीटर हो गया महंगा। जी हां दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX में सोमवार को भी कच्चे तेल के दाम 5.20% यानी कि 450 रुपए प्रति बैरल गिरकर 8,120 रुपए प्रति बैरल हो गए। इसके बावजूद देश में पिछले 8 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना जारी है। दरअसल दोस्तों, जब से चुनाव खत्म हुए हैं उसके 10-15 दिन बाद से ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना शुरू हो चुकी है, जो कि अब पिछले 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल डीजल को बढ़ने के रूप में सामने आई है। आज की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए को पार कर गया, जबकि डीजल की बात की जाए तो डीजल 91 रुपए को पार कर गया है। इसके अलावा दोस्तों, मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए के पार, जबकि डीजल 99 रुपए के पार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में आर्थिक संकट से विचलित हुए विदेश मंत्री जयशंकर, अपने अफसर को दिया यह आदेश। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट से जुड़ी एक घटना ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी परेशान कर दिया। श्रीलंका में दवाओं के अभाव में एक ऑपरेशन को रोक दिया गया। इस वाकये को लेकर श्रीलंकाई पत्रकार के ट्वीट से विदेश मंत्री जयशंकर बेहद दुखी हुए और उन्होंने श्रीलंका में स्थित भारतीय उच्चायुक्त को उस हॉस्पिटल से संपर्क करने को कहा है। पत्रकार अयूब ओवन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पेराडेनिया अस्पताल में निर्धारित सर्जरी दवाओं की कमी के कारण लंबित कर दी गई थी, केवल इमरजेंसी सर्जरी हो रही है। इस ट्वीट के साथ श्रीलंकाई जर्नलिस्ट ने इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका का इस्तेमाल भी किया। दोस्तों, इस ट्वीट को पढ़ने के बाद विदेश मंत्री ने नेबरहुड फर्स्ट हैशटैग का उपयोग करते हुए जवाब दिया और कहा कि यह खबर पढ़कर दुखी हूं। श्रीलंका में स्थित भारतीय उच्चायोग को अस्पताल से संपर्क और चर्चा करने के लिए कहा गया है कि संकट की इस घड़ी में भारत क्या मदद कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, अगले कुछ दिनों में ही रौद्र रूप दिखाएगी गर्मी, गंभीर लू चलेगी, ऐसे रहेंगे देश में मौसम के हालात। जी हां दोस्तों, मार्च महीने के अंत में ही गर्मी अपना कहर बरपाने लगी है। देश के ज्यादातर हिस्से हीट वेव का सामना कर रहे हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो चला है। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों की राय में अगले कुछ दिनों में गर्मी रौद्र रूप दिखाएगी और कई जगहों पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों, दिल्ली समेत हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हीट वेव की स्थिति और भी गंभीर होगी। गर्म मौसम से फिलहाल राहत मिलने की कतई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, स्काई मेट के अनुसार मैदानी इलाकों में हवा की गति धीमी हो रही है, तापमान में वृद्धि होगी, जिससे दक्षिण हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों और उत्तर राजस्थान में हीट वेव होगी। अगले 8 से 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लॉन्चिंग से पहले लिस्टेड हुआ OnePlus 10 Pro, जर्मन वेबसाइट पर बिक रहा नया फ्लैगशिप मॉडल, फीचर्स के साथ कीमत भी हुई लीक। जी हां दोस्तों, OnePlus अपने नए फ्लैगशिप मॉडल OnePlus 10 Pro 31 मार्च को ग्लोबली लॉन्च करने वाला है। हालांकि दोस्तों, लॉन्चिंग इवेंट से पहले ही जर्मनी की वेबसाइट mediamarket.de ने इसकी लिस्टिंग कर ली है। इस स्मार्टफोन को चीन में 11 जनवरी को लॉन्च किया जा चुका है। फोन स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्रोसेसर के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले एमोल्ड डिस्प्ले से लैस है। दोस्तों, ये 80 वोट की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों, जर्मन वेबसाइट ने फोन को 899 यूरो यानी कि 75,100 रुपए के साथ लिस्टेड किया है। यह फोन 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है। वहीं दोस्तों, चीन में इस फोन को 4,699 येन यानी करीब 56,100 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शांति वार्ता से निकली राह, जेलेंस्की और पुतिन की हो सकती है मुलाकात, कीव पर हमले कम करेगा रूस। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को आज 34 दिन हो गए। इतने दिनों बाद एक अच्छी खबर सामने आई है। अगर सब कुछ सही रहा तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जल्द मुलाकात हो सकती है। दरअसल दोस्तों, आज तुर्की में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच सार्थक बातचीत हुई, जिसके बाद रूसी उप रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि उनका देश अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले को सीमित करेगा। दूसरी ओर यूक्रेन के वार्ताकार ने दावा किया कि आज की बैठक में जेलेंस्की और पुतिन के आमने सामने मिलने के लिए पर्याप्त है। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच 3 सप्ताह बाद तुर्की में आमने सामने बात हुई। इससे पहले की सभी बातचीत बेनतीजा रही थी। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच शांति वार्ता बिना किसी उत्साह के शुरू हुई। दोनों दल एक दूसरे से उखड़े हुए लग रहे थे। किसी ने भी एक दूसरे दल के प्रतिनिधि मंडल से हाथ तक
नहीं मिलाया, लेकिन वार्ता के सार्थक समाधान की उम्मीद जगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम ने नया कीर्तिमान बनाया, विवियन रिचर्ड्स पीछे छूटे, कोहली आसपास भी नहीं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज मंगलवार से शुरू हुई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज पर 1-0 से कब्जा किया था। मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 313 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ओपनर बल्लेबाज डेविस हेड ने शानदार शतक लगाया। जवाब में समाचार लिखे जाने तक पाकिस्तान ने 15 ओवर में 1 विकेट पर 73 रन बना लिए हैं। दोस्तों कप्तान बाबर आजम 26 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। इसी बीच उन्होंने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। बाबर आजम के वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे हो गए हैं। 15 रन बनाते ही वे इस मुकाम तक पहुंच गए। वे वनडे की 82 पारियों में यहां तक पहुंचे हैं। इसके साथ उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। रिचर्ड ने 88 पारियों में यह कारनामा किया था और वे ओवरऑल दूसरे नंबर पर थे। साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला के नाम सबसे कम पारियों में 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 81 पारियों में ऐसा कारनामा किया था। दोस्तों बाबर आजम इस मुकाबले से पहले वनडे की 81 पारियों में 57 की औसत से 3985 रन बना चुके हैं। दोस्तों 14 शतक और 17 अर्धशतक वो जड़ चुके हैं, यानी कि 31 बार 50 से अधिक रन की पारी खेली है। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वनडे में 93 पारियों में 4000 रन बनाए थे, यानी कि बाबर ने उनसे 11 कम पारियां खेलकर यह कारनामा हासिल किया। हमेशा से बाबर और कोहली की तुलना होती आई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला IPS अधिकारी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।